सभी को मेरा प्रणाम। आज देश में जाति के आधार पर जनगणना की बहुत बढ़ चढ़ कर बात की जा रही है, जो कि एक बहुत ही दुखद विषय है। 1872 में जनगणना सर्वप्रथम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन कराई गई थी। 1949 के बाद यह जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। जब सर्वप्रथम जनगणना कराई गई तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी उस समय समाज सुधार के कार्य में और धर्म के सुधार में तन मन से जुटे हुए थे। उनके असंख्य शिष्य और अनुसरण करता थे। स्वामी जी ने अपनी दूरदर्शिता से समझ लिया था कि यह अंग्रेज भारतीयों को अनेक वर्गों में बांटकर अपना हित साधना चाहता है। अतः उन्होंने इसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था। उन्होंने हर आर्य समाज को यह संदेश भेज दिया था कि जाति पाति के बंधन तोड़ो, अपने नाम के आगे आर्य जोड़ो, क्योंकि भारत को अखंड बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए आर्य हमारी जाति है, वैदिक हमारा धर्म है, आर्यव्रत हमारा देश है और वेद ही हमारा कर्म है। उस समय की एकजुटता को देखकर जनगणना करने आए अधिकारी और ब्रिटिश सरकार आश्चर्यचकित रह गई थी, क्योंकि जिस घर में भी वो जाते थे कोई भी अपनी जाति न बताकर केवल अपने आप को आर्य कहता था। और उसी समय से सरकार महर्षि दयानंद के विरुद्ध हो गई थी। इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में जातियों को महत्व नहीं दिया है, बल्कि जातिहीन समाज की स्थापना करने का भरसक प्रयास किया है। सभी को समान दर्जा दिया गया है। उस समय के नेताओं ने जातिहीन समाज बनाने के लिए आजीवन कार्य किया, लेकिन आज के नेता जाति के आधार पर जनगणना करने की बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने तो बिहार में जनगणना जाति के आधार पर करा भी दी है। कांग्रेस, जो तथा कथित रूप से समानता की पक्षधर थी, सत्ता को प्राप्त करने के लिए समाज को बांटने का समर्थन कर रही है। राहुल जीतने के लिए यही एजेंडा रख रहे हैं कि अगर वह जीत गए तो जातिगत जनगणना कराएंगे ही। हम अभी तक धोखे में थे। हमें यह समझाया गया था कि अंग्रेजों ने फूट डालो, राज्य करो की नीति को अपनाया। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज को जाति उपजाति में बांटकर भारत को खंड खंड में तोड़ने का प्रयास किया, और इसी का लाभ उठाते हुए उन्होंने 200 साल तक हम पर राज्य किया। इसी जातिगत बंधन को तोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और अनेक शीर्षस्थ नेताओं ने अथक संघर्ष किया है, और बहुत से लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। आरक्षण का विकल्प भी केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन स्वार्थवश नेताओं ने इसे कभी भी भारतीय राजनीति से समाप्त होने ही नहीं दिया, बल्कि और अधिक से अधिक बढ़ावा ही दिया। यह जातिगत समस्या अब तो दावानल की तरह से फैलती जा रही है और सुरसा की तरह से अपना मुंह बढ़ाती जा रही है। हर टीवी चैनल पर जातिगत आंकड़े दिखाए जाते हैं। वोट प्राप्ति के लिए जातिकरण समीकरण लगाया जाता है। हर नेता वोट के लिए या तो जातिगत समीकरण लगाता है या फिर जनता को मुफ्तखोरी की लत लगाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा है, जबकि जाति समाज में कुष्ठ रोग के समान है। नेताओं की जिद है कि जाति के आधार पर ही जनगणना होनी चाहिए। सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा, खटीक महासभा, गुर्जर महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य समाज आदि आदि। हम अपने देश को अखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, कितना बड़ा छलावा है ये नेता जनता को लॉलीपॉप देकर यह बहका रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने पर प्रत्येक वर्ग को, वंचित वर्ग को उनका हक मिल सकेगा, उनको लाभ मिल सकेगा, उनकी उन्नति हो सकेगी। सब ढोंग है, दिखावा है, छलावा है। ये तो भारत को पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि इस टूटने के दंश को हमने सदियों तक झेला है। मणिपुर भी जातिवाद की भट्टी में ही धधक रहा है। जातियों के कारण ही समाज में छुआछूत, छोटा बड़ा का भेदभाव था। नेता आकर्षक शब्द जाल बुनकर समाज के हित की बात करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई सब जानते हैं। गांव में तो अब भी जाति का भूत सवार है। आए दिन जातिगत हिंसा की, जुल्म और अत्याचार की घटनाएं घटती रहती हैं। अभी तो समाज में रोटी बेटी के व्यवहार पर भी खींचातानी है। ये सब नेता समानता के नाम पर दलित के घर भोजन कर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का नाटक करते हैं। केवल नाटक। जनता को मूर्ख समझते हैं। यह सब इनका राजनीतिक ढोंग है, आडंबर है, दिखावा है। समाज में दो ही वर्ग होते हैं, आर्थिक रूप से धनी और निर्धन, शक्ति के रूप में निर्बल और सबल। वर्ग के आधार, शिक्षा के आधार पर शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, और राजनीतिक तौर पर शासक वर्ग और शासित वर्ग। लेकिन नेताओं ने समाज को कभी मानव समझा ही नहीं। उनकी निगाह में केवल यह वोट देने का साधन है, और वोट जिस रूप में भी मिलती है ले लेनी चाहिए। जिस दिन वास्तव में नेता सुधर जाएंगे, उस दिन ही समाज से भुखमरी, अशिक्षा, भेदभाव स्वयं समाप्त हो जाएगा और राम राज की कल्पना साकार हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा हो गया तो वोट किस आधार पर मांगेंगे ये? इन्हें तो कोई ना कोई मुद्दा जिंदा रखना ही है। अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग मुद्दों का निर्माण करते हैं और अपने वोट के लक्ष्य को साधते हैं। धर्म के आधार पर 1947 में ही देश के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन अब तो जातियों के आधार पर अगर बंटेंगे तो एक नहीं, भारत के अंदर ही अप्रत्यक्ष रूप से असंख्य टुकड़ों में समाज बंट जाएगा। बहुत सी जातियां हैं, जाति में भी बहुत सारी उपजातियां हैं। मनु ने तो केवल 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन अब तो जातियों की गिनती ही नहीं, अनंत जातियां हैं। अगर इस आधार पर जनगणना होती है तो हमारे देश का गर्त में जाना, अवनति में जाना निश्चित है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने से असंख्य लहरें उठती हैं। कुछ लोग तो जाति के विचार को कभी त्यागना ही नहीं चाहते, न उन्होंने कभी त्यागा है। जरा सी हवा मिलते ही जाति की दबी चिंगारी भड़क उठेगी और बरसों की अनेक लोगों की मेहनत और ईमानदार प्रयास सब व्यर्थ हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। वैसे भी दुर्घटना कुरीतियां चीते की चाल से दौड़ती हैं और उन्हें भगाने में जीवन चुकता हो जाता है। वर्षों बीत जाते हैं। दलित वर्ग कितनी मानसिक उत्पीड़न, उपेक्षा झेलता है, अकल्पनीय है। यदि 70 सालों के आरक्षण में भी दलित वर्ग की उन्नति आप नहीं कर पाए तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। समाज की हर जाति में अमीर है, हर जाति में गरीब हैं। एक ब्राह्मण भी इतना गरीब है कि उसे रोटी भी नसीब नहीं, और एक दलित, जिसे आप दलित कहते हैं, वो इतना संपन्न है कि आपकी देख आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रत्येक दल, प्रत्येक नेता संविधान की सुरक्षा करने की बात करता है, संविधान को बचाने की बात करता है, लेकिन सभी मिलकर अलग अलग तरीके से संविधान की हत्या करने पर तुले हुए हैं। जनता को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है, लेकिन जनता अपनी ही गृहस्थी के चक्रव्यूह में इस तरह से फंसी हुई है कि कोई बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन अब जनता समझ गई है कि हर नेता जो भी संविधान बचाने की बात करता है वह अपने दोष छिपाने की बात करता है और संविधान की आड़ में अपने अपराधों को छिपाने का भरसक प्रयास करता है। संविधान की तो किसी को चिंता ही नहीं है। चिंता है तो केवल सत्ता प्राप्त करने की, अपनी कुर्सी बचाने की। इस मामले में यह भी पता नहीं चलता कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है, वह इन नेताओं की मनमानी क्यों होने देता है। सर्वोच्च न्यायालय हर प्रकार से संविधान की सुरक्षा करता है और संविधान की सुरक्षा करना उसका दायित्व है, लेकिन ये नेता मनमाने ढंग से अपनी अपनी बात करते हैं, संविधान को अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं और सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल खामोश बना रहता है। और गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भी खामोश क्यों रहते हैं। वो क्यों नहीं इस बात की जाकर
सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं और संविधान की वास्तविकता से ईमानदारी से बचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।